नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं शीतल पीसर। बहुत क्या बताएं, दिन भर आप देखते हैं और तथ्य और सबूतों के साथ अपनी बात रखते हैं। मैं भी अब आज की बातों पर ही बात करूंगा। पहली तो बात यह करूंगा कि यूपी में एसआईआर हो गया और एसआईआर से ज्यादा वोट पंचायत चुनाव के, यानी शहरी इलाकों के वोट नहीं जोड़े गए, उसमें भी अंतर है। तो क्या ये खेल हो रहा है? मतलब गांव का वोट टोटल वोट से ज्यादा है। तो सर मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं तो बस आपसे समझना चाहूंगा ये सब गोलमाल क्या है। वो फिल्म गोलमाल देखी थी कि नाम सुना था कि सब गोलमाल होता है। भाई, अगर ये एसआईआर की जो गणना हुई है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में उनको 12 करोड़ 55 लाख के आसपास या 54 लाख के आसपास वोट मिले। बाकी करीब 1 करोड़ 40 लाख के आसपास उन्होंने एक कोटा में डाला है कि उनको नोटिस वोटिस देंगे, और उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो घरों पर 3 बार जाने पर नहीं मिले, कुछ लोग राज्य छोड़ गए हैं इत्यादि। तो इस तरह से उन्होंने करीब 2 करोड़ 80 82 लाख का एक अंतर निकाला है कि पिछले जो मतदाता सूची थी उससे इतने कम हो गए। अभी 1 करोड़ 40 लाख भी अगर उसमें जोड़ दें तो ये करीब 4 करोड़ के आसपास आंकड़ा पहुंचता है, वही जो मुख्यमंत्री कह रहे थे उत्तर प्रदेश के। अब हमारे पास 3 आंकड़े हैं। अब तीनों में से कौन गलत है ये जरूर प्रूव होना चाहिए, क्योंकि तीनों सांस्थानिक आंकड़े हैं। एक जो हम पंचायतों के चुनाव कराते हैं जिसमें हमारी ग्रामीण आबादी शामिल होती है, उसके लिए दिसंबर 5 को मतदाता सूची प्रकाशित हुई थी। उसके अनुसार 12 करोड़ 70 लाख के आसपास, कुछ छोटा सा फिगर छोटी ऊपर है लेकिन मोटा मोटी यही 12 करोड़ 70 लाख के आसपास हमारे ग्रामीण मतदाता है उत्तर प्रदेश में। तो जब 12 करोड़ 70 लाख हमारे ग्रामीण मतदाता हैं तो शहरी मतदाता भी 3 4 करोड़ तो होंगे ही होंगे। तो वही बिल्कुल। आंकड़ा वही 16 करोड़ के आसपास मोटा मोटी पहुंचता है, प्लस माइनस 2% 3% जो कर लीजिए, कि हमारे पास 16 करोड़ मतदाता है। एक और आंकड़ा है कि हमारा जो 2011 की जनगणना थी, 2011 की जनगणना में हमारी आबादी करीब 20 करोड़ थी। 2011, आज से जी 15 साल पहले। जी तो जब 2011 में हमारी आबादी 20 करोड़ थी और यूएनएफपीए के अनुसार हमारे उत्तर प्रदेश में करीब 71% लोग जो हैं वो 18 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के हैं। हम इसको 70 कर लेते हैं, 70% भी कर लें तो 2011 में हमारे 18 वर्ष या उससे अधिक के, यानी जो मतदाता का जिनको अधिकार होता है, उनकी जनसंख्या 14 करोड़ होनी चाहिए 2011 में। जी अब हम 2026 में बात कर रहे हैं, तो इस समय इस बीच आबादी वहीं तो होगी नहीं, कम होने का कोई प्रश्न नहीं है, जरूर बढ़ी होगी। जो जी एवरेज है जो जनगणना करने वाले कर्मियों का ही अपने सरकारी जो एवरेज है, उसके हिसाब से हमारी आबादी 25 करोड़ से कुछ कम लेकिन 24 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए, 24 से 25 करोड़ के बीच होनी चाहिए। जी तो हम 24 करोड़ भी ले लें तो 24 करोड़ का अगर हम 70% लेंगे तो करीब ये 16 करोड़ 80 लाख हो जाएगा। जी यानी हमारी आबादी के हिसाब से जनगणना का जो हमारा आंकड़ा है उसके हिसाब से तो हमारा 16 करोड़ 80 लाख होना चाहिए। यानी किसी भी तरह से ये मतदाता, या तो हमारी जनगणना की पूरी प्रणाली ही, इससे कई प्रश्न उठ रहे हैं, हो सकता है यही सही हो वो गलत हो, और वो सही हो ये गलत हो, या ग्रामीण आबादी वाला जो हमने उन्हीं कर्मचारियों ने ग्रामीण आबादी का भी डाटा लिया है। चलिए हम मान लेते हैं कि उसमें झोल झाल रहा हो, वो सब चीजें जो इसमें की गई नहीं की गई हो, लेकिन अब किसी न किसी को तो सही करना पड़ेगा इन सब चीजों को, क्योंकि इसमें तो बहुत बड़ा अंतर है, एक दो का अंतर नहीं है, करोड़ों मतदाताओं का, 4 4 करोड़ का अगर अंतर है तो हमारे किसी भी मतलब न चुनाव पे विश्वसनीयता होगी, न जनगणना पे विश्वसनीयता होगी, न पंचायती चुनाव पे विश्वसनीयता होगी। सब में आरोप लगते रहेंगे, सब में शंका होती रहेगी। इसका तो हल निकालना पड़ेगा। ये तो इसने ले जाके हमें वहां खड़ा कर दिया कि हमारे आंकड़ों के बारे में दुनिया में वैसे ही शंका है, आर्थिक आंकड़ों के बारे में, हमारे बारे में तो आईएमएफ वगैरह ने इशारा भी कर दिया कि हम मैनिपुलेट करते हैं। लेकिन अगर हम जनगणना के आंकड़े, मतदाता सूची के आंकड़े और ग्रामीण और शहरी मतदाता के की लिस्ट के आंकड़े भी मैनिपुलेट कर रहे हैं और हम इनको ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो हम एक बहुत अक्षम देश के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत होंगे, या हो चुके हैं एक्चुअली। जी तो अब
देखते हैं कि इसको कैसे लोग क्या होता है, इसका अंत क्या होता है, क्या करेक्ट होता है। फिर इस पूरी लिस्ट में कहीं कोई घुसपैठिए का नाम ही नहीं आ रहा है। हमारे योगी जी ने जगह जगह हर जिले में कहा था डिटेंशन सेंटर खुलेंगे और पकड़ के रोहिंग्या को बंद करेंगे और बांग्लादेशी को पकड़ा जाएगा। कहीं से कोई खबर तो मेरे पास नहीं है। तुम तो ग्रामीण क्षेत्र से कवरेज अपना करते ही हो, तो कहीं तुमने सुना है किसी कहीं डिटेंशन सेंटर में 10 नहीं नहीं, आदमी, 15 आदमी, 100 आदमी रोहिंग्या या वो पकड़े गए हो? कोई सर बनाई नहीं है तो हम बता कैसे थे? डिटेंशन सेंटर तो कहीं बनता है। कोई अच्छा। कोई तैयारी तो होती है। हाँ, इतना जरूर सुना है, जो बड़ा जोर शोर से ज्ञानेश कुमार जी ने कहा, और आप तो दिनों रात आंकड़ों पर ही रहते हैं, जी कि 99.97% फॉर्म बट गए थे। जी। तो फिर अब ये 1.5 करोड़ क्यों खोज रहे हैं? जब फॉर्म सबको मिल गए और बट गए, तो फिर 1.5 करोड़ को नोटिस क्यों? सर, सवाल मेरा ये भी तो बहुत आवश्यक है। नहीं, सवाल अनेक है, सवाल का उत्तर देने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है। ये तो अजीब चुनाव आयोग है इस दौर में, या हमारी संस्थाएं कहाँ पहुंच गई हैं कि कोई जवाबदेही ही किसी की नहीं है, कोई सर, उत्तर जहां ही है नहीं। वहां तो दे रहे हैं, जहां देना चाहिए वहां दे रहे हैं। अपने मन की बात बता देते हैं, उसके बाद आप अपना क्वेश्चन करते रहिए, खुद से ही क्वेश्चन करके खुद ही में निराश होकर घर में बैठ जाइए। किसी चीज का न लीडर ऑफ अपोजिशन को उत्तर देंगे, न विपक्षी दलों को देंगे। फैसला करके एक आपको फैसला की कॉपी पकड़ा देंगे कि ये हमने लिस्ट बना दी, यही है, ये हमने इनको फेल कर दिया, यही है। क्यों कर दिया, क्या कर दिया, किस क्लास में कर दिया, किस किताब पे कर दिया, किस विषय में कर दिया, कोई जवाब नहीं। जी सर, अभी अभी जस्ट 5 मिनट पहले या 1 घंटे पहले एक वीडियो आ गया है। जी। अमिताभ ठाकुर जी को हार्ट अटैक की शिकायत बताई जा रही है। एम्बुलेंस से उन्हें उच्च अस्पताल ले जाया गया है। बड़ी बहुत दुखद। दुख, बहुत दुख की बात है, बहुत शर्मनाक है प्रशासन के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, कि विसिल ब्लोवर जो लोग हैं, जो लोग समाज में होने वाली गड़बड़ियों पर अपने जीवन को आगे रख के, ये आईपीएस थे, ये भी घूस वगैरह लेके और तमाम भ्रष्टाचार करके महलों में और उसमें रह सकते थे, सरकार के प्रिय हो सकते थे, बड़ी बड़े पद पा सकते थे। लेकिन इन्होंने उसकी जगह समाज में जो गड़बड़ियां प्रशासनिक तौर पर होती हैं उनको इंगित करने, उनको लोगों के बीच पहुंचाने और उस पर सवाल उठाने का काम किया, आरटीआई वगैरह का उपयोग किया। उसकी सजा ये हो रही है कि इनको बर्खास्त कर दिया गया। एक बार अभी पहले जेल में इनको कई महीनों रखा गया था, और हमारी कोर्ट्स वगैरह तो कमाल हो गई हैं। इस बार एक 29 साल पुराने किसी मामले को पैदा करके फिर से उनको फिर से जेल में डाल दिया गया है। और आप सोचिए उनको किस तरह से पकड़ा गया है। वो ट्रेन से दिल्ली आ रहे थे, शाहजहांपुर के पास, आप ही के आसपास, कहीं उनको एकदम आतंकवादी की तरह से रात में छापा मार के पकड़ के, और एक जीप में, घटिया सी जीप में उनको देवरिया तक ले जाया गया, जिससे उनको एक तरह से अपमानित किया जाए, उनका मनोबल तोड़ा जाए। और अब आप जो सूचना दे रहे हैं बहुत दुखद है, बहुत ही तकलीफ देह है, इसलिए भी कि ऐसा कई अफसरों के साथ हम लोग होते हुए देख रहे हैं जिन लोगों ने सच कहने की कोशिश की। गुजरात में कई अफसर जेलों में हैं। एक बहुत प्रसिद्ध आईपीएस अफसर वहां भी बड़े लंबे समय तक जेल में है, उनको भी एक पुराने मामले में सजा दिलवा के ये सब किया गया है। दुर्भाग्य है कि इन सब चीजों में कोर्ट्स का भी इस्तेमाल करने में आज का दौर सफल है। ये बहुत कठिन परिस्थिति है, और ये देश के लिए एक शुभ संकेत तो नहीं है। जी सर, बड़ी तादाद में एक पूरा एक देश में एक सिस्टम फैलाया जा रहा है कि सावरकर गांधी से बड़े थे, और इसी पर लाकर पूरा देश खड़ा कर दिया है। कोई मकसद नहीं है। और ठीक उसी तरीके से जैसे, क्योंकि उस दौर के लोग अब जीवित बचे नहीं, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया वो जीवित बचे नहीं। तो जी जब तक वो लोग थे एज ए गवाह, एज ए सबूत, तब तक किसी ने चर्चा नहीं की। अब जो नई पीढ़ी आ रही है उसे तो पता ही नहीं। उसे तो ये पता है, किताबों में लिखा है कि गांधी जी देश स्वतंत्रता के सबसे बड़े महानायक थे। उनके साथ जवाहरलाल नेहरू थे, उनके साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनके साथ सुभाष चंद्र बोस थे, उनके साथ भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे। ये पढ़ा है हमने। लेकिन जो अब नई पीढ़ी को पढ़ाया जा रहा है कि ये सब गलत मिथ्य तथ्य बनाई गई, और असली जो देश के हीरो थे वो सावरकर। तो आखिर सरकार क्यों साबित करने पर तुली है? सरकार को साबित करने की आवश्यकता है। जनता खुद जानती है किसने स्वतंत्र कराया है। सबने पढ़ा है, सबने लिखा है, सबने देखा है। देखिए, ये सब चीजें तो कहीं चलेंगी नहीं। ये ठीक है कि भारत में और उत्तर भारत में, मध्य भारत में एक मूर्खों का बहुत बड़ा रेवड़ पैदा करने में ये दौर सफल है। लोगों को शिक्षा नहीं मिल रही है, स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है, और
बेरोजगारी बहुत है, आर्थिक बहुत कठिनाई है, बेतरह गरीबी है। नॉलेज भी तो एक कीमत मांगती है ना, ज्ञान की भी एक पैसा देना पड़ता है। अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए बहुत पैसे लगते हैं। जो सार्वजनिक तौर पर अच्छी यूनिवर्सिटियां थी उनको बर्बाद किया जा रहा है, जेएनयू वगैरह को। तो जो अब साधारण घरों के और गरीब घरों के बच्चे हैं, उनके लिए तो उच्च शिक्षा और क्वालिटी एजुकेशन जो कहलाती है, वो तो उनसे छीन ली गई है। उनके पास है ही नहीं। उनके पास यही झूठ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और ऐसी यूनिवर्सिटियां जिनमें पढ़ाई नहीं होती, सिर्फ उधमबाजी और इधर उधर की बात होती है, यही सब पढ़ाया जाता है। जिसको जैसे ही आप जहाज में बैठेंगे और भारत की सीमा लांघ के जाएंगे, तो गांधी क्या है समझ में आ जाएगा। और सावरकर को कोई दुनिया में मतलब सवाल ही नहीं है। मतलब कहीं यहाँ से ये कोई सीमा हम देश की तय कर लें, उस सीमा के बाहर सावरकर माने एक ट्रेटर, जो ब्रिटिश पेंशन पर देश के आंदोलन के साथ पहले पूर्वार्ध में वो क्रांतिकारी रूप में थे, दूसरे पूर्वार्ध में वो ब्रिटिश एजेंट के रूप में थे। ये तथ्य है। इसको कितना वो लीप है, उसको लीप के सोने में नहीं बदल सकते। और गांधी जी को कोई क्या रोक सकता है? 180-90 देशों में उनकी नाम पे सड़कें हैं, लाइब्रेरीज हैं, मूर्तियां लगी हैं, पढ़ाया जा रहा है, पढ़ के पीढ़ियां निकल गई हैं। दुनिया के पिछली सदी के सारे बड़े आदमियों ने अगर किसी को बड़ा माना है तो गांधी है। गांधी को कोई समझौते कर इस तरह की मूर्खताओं से गांधी को नहीं कोई छोटा कर सकता, खुद को छोटा कर लेता है। ऐसी मूर्खताएं करने से जब आप कहीं, अब जैसे हम लोगों को मौका मिला, दुनिया में जाते हैं, दूसरी यूनिवर्सिटीज वगैरह में जाते हैं, या अब कोई आदमी भी मिलता है, ब्लैक्स मिलते हैं यूएस वगैरह में, तो वो हमसे, अच्छा इंडिया, गांधी जी, हमें बताना नहीं होता है। वो उनके आंदोलन के सबसे बड़े नायक हैं गांधी जी भाई। मार्टिन लूथर किंग के नायक हैं गांधी जी। सावरकर को बना लोगे तुम, या किसी को बना लोगे? नहीं बना सकते। यही उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, यहाँ के एक मूर्खों के रेवड़ को, उसमें से भी और मूर्खों वाले रेवड़ को, जिसके पास शिक्षा दीक्षा कुछ गई नहीं है, बहाओ गंगा भाई, उल्टी गंगा तुम्हारी अभी चल रही है, जो कहो सो अब यहाँ तो तुम्हारी चलती रहेगी। लेकिन जैसे ही एक आदमी किसी वाकई वहां पहुंचेगा जहां ज्ञान विज्ञान है, या गूगल ही कर लेगा, समझ में उसके हिंदी आ जाएगी। अब क्या बताया जाए, इस सब बात पे बात करने पे शर्म आती है जी। सर, बड़े वीडियोस आ रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति के, और इतने शर्मनाक आ रहे हैं कि एक देश के प्रतिष्ठित संस्थान ने एक पत्र जारी कर दिया, और उसमें जिन लोगों ने, गरीबों ने अपने शेयर में पैसे लगाए थे, देखते ही जब सुबह दिन निकला कल, तो जी 1 लाख करोड़ रुपया डूब गए एक पत्र जारी करने से। ये सब क्या हो रहा है? देश की आर्थिक व्यवस्थाएं बहुत गड़बड़ हो रही हैं, डिसबैलेंस हो रही हैं। जहां पैसा जा हर रहा है वहां बढ़ता चला जा रहा है, जिसके हाथ में नहीं हर है उसे मिल। हर व्यवस्था, सिर्फ एक व्यवस्था चल रही है कि देश को हिंदू मुस्लिम में रखो, देश की जनता को हिंदू मुस्लिम नफरत में पालो, उसी पे बात करो, उसी पे टीवी दिखाओ, उसी पे सोशल मीडिया चलाओ, उसी पे नेता भाषण दें। और देश में जो संसाधन है, जो इनके बनाए हुए नहीं हैं, जो 60-70 सालों में देश ने बनाए थे, उनको अपने दोस्तों को बांट दो, सारा ठेका पट्टी उनको दे दो। वो खरबपति से और खरबपति बनते जाएं, और देश का बहुमत जो है ज्यादा से ज्यादा गरीब होता जाए। और उसको जो है सिर्फ हिंदू मुस्लिम झगड़े में, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, मुसलमान में क्या हो रहा है, मुसलमान की दाढ़ी कैसी है, वो शरिया वाला है कि बालू वाला है, यही सब चलाते रहते हैं। तो यही सब चल रहा है। इसी में आदमी 24 घंटे मशगूल रहता है। जो लोग खाली हैं, घरों में टीवी वगैरह देखते हैं, बुजुर्ग हैं, रिटायर्ड हैं, वो इसके सबसे ज्यादा शिकार हैं। कुछ बच्चे जो व्हाट्सएप वगैरह पे होते हैं वो शिकार हैं। कुछ सोहबत की वजह से शिकार हैं कि राजनीतिक रूप से विद्यार्थियों के बीच, मजदूरों के बीच, कर्मचारियों के बीच, समाज के बीच इस तरह की बात करने वाले लोग, ठेका पट्टी पाने वाले लोग, सवर्ण जातियों के ज्यादातर लोग, सवर्ण जातियों की ज्यादातर समझ ये है कि वो आरक्षण इस सरकार में रोकने में कामयाब है, और मतलब हमारी पार्टी है। तो वो मूर्खता कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी पीढ़ियों को गड्ढे में डाल रहे हैं, और डाल दिया है, डाल नहीं रहे हैं।
वो आंकड़े नहीं देख रहे हैं कि जब देश की 50% आबादी सिर्फ देश की दौलत के 10% से भी कम से गुजारा करने पे मजबूर हो, जब 100 करोड़ लोगों के पास देश में कुछ भी खरीदने के लिए जेब में पैसा ना हो, आप लोग सब जानते होंगे चौराहों पे जो तमाम लोग सुबह आ जाते हैं, शाम तक सूखते रहते हैं। देखते हैं कोई आदमी कमाया वमाया के नौकरी वोकरी वाला आए, ठेकेदारी वाली आए, तो उससे कहें भैया चाय पिलाओ या ये करो, अच्छा खाना खिला दो, नहीं हो दारू पिला दो। बस इसी में जीवन कट रहा है। बहुत आगे बढ़ गए तो कहीं मीट वीट खा लिया किसी के यहाँ, मुर्गा उर्गा खा लिया। कुल जिंदगी ऐसे ही कट रही है। पूरा पूरा पता चला 10 साल पूछ लो कि 10 साल में आपने क्या किया, यही चौराहे पे सड़ गए साहब, या किसी नेता की गाड़ी में पीछे बैठे हुए हैं, नारे वारे लगा रहे हैं। कभी उसने चाय वाय पिला दी, कॉफी वॉफी पिला दी, कुछ दे दिया, 10-5 रुपए जेब में डाल दिए। यही जिंदगी है। ज्यादातर लोगों की जिंदगी ये बना दी गई है। या फिर वो अपराध कर रहे हैं। सबके नायक अपराधी हैं इस समय। सब जगहों पे आप देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, ये सब जगहों पे जो नायक हैं वो सब अपराधी, क्रिमिनल लोग हैं। चुनाव पैसे वाले लड़ते हैं। मतलब कोई राजनीतिक कार्यकर्ता भी है, कोई उसका मतलब नहीं किसी पार्टी, क्योंकि चुनाव सब पैसे वाले करोड़ों करोड़पति लड़ते हैं। 86% हमारे जो सांसद हैं वो सब करोड़पति हैं। देश गरीब है। देश के 100 करोड़ लोगों के पास 100 रुपया नहीं है जेब में खर्च करने को, लेकिन देश के 86% सांसद जो है वो करोड़पति हैं। तो हमने सब खो दिया है, और जो बचा कुचा है छोटा मोटा वो भी खोना शुरू कर दिया है बड़ी तेजी से। 3 करोड़ तो वयस्क हमने पेड़ काट दिए। वयस्क पेड़, आप तो चूंकि सीतापुर से हैं तो वयस्क पेड़ का मतलब समझते हैं। हम लोग नहीं जानते थे, क्योंकि शहरों में रहे, पिता नौकरी में थे, इधर उधर रहे। हमारी माँ गांव में रहती थी, तो हम लोग यहाँ से नहीं समझ पाते थे कि क्या है। वो बहुत से पेड़ों को सींच के अपना पानी निकाल के कुएं से, वहां बहुत सारे पेड़ हमारे घर पे खड़े हुए। अब हम लोग वहां रह रहे हैं कई वर्षों से, और हम वो पेड़ भी उस लायक बड़े नहीं कर पाए जैसे पेड़ वो छोड़ के गई थी। तो पता लगता है कि एक पेड़ पैदा होने में, एक पेड़ के बड़ा होने में, एक पेड़ के विशाल बनने में और छायादार बनने में और फलदार बनने में वर्षों लगते हैं, उम्र लग जाती है। आप जो है पूरा पहाड़ कटवा दे रहे हैं, पूरा छत्तीसगढ़ कटवा दे रहे हैं, पूरा वेस्टर्न घाट कटवा दे रहे हैं, सब जगह पेड़ कटवा दे रहे हैं ठेके, इन बदमाशों को जमीन और खान अलाट करने के लिए। ये कौन उगाएगा? ये आपके नकली आंदोलनों से पेड़ पैदा हो जाएंगे, जो आप बीच बीच में करके पैसे खा लेते हैं कि साहब हमने 10 करोड़ पेड़ लगाए योगी जी ने, उसके 10 दिन बाद जाइए उसमें से एक नहीं मिलेगा। अफसर जो है ताली बजवा लेते, फोटो खिंचवा लेते, वीडियो चले जाते हैं, उसके बाद कोई गाय खा जाती है, कोई उखाड़ के फेंक देता है, कोई पेड़ ऐसे लगता है। पेड़ के साथ आदमी लगता है तब पेड़ पेड़ बनता है। एक आदमी की उम्र लगती है, लेकिन काटने में क्या लगता है? तो पूरे पूरे जंगल काट के माइन साहब दे रहे हैं अडानी साहब को। तो अडानी साहब अंबानी साहब के जलवे हैं, बाकी हमारे आपके लिए यही सब है जो आप कह रहे हैं। बताइए सर। यूपी में जो अभी आपने यूपी का जिक्र किया, करोड़ों पेड़ लगाए जाते हैं, ढेरों योजनाएं रोज लॉन्च की जा रही हैं, और वो जी। कई हजार करोड़ की होती हैं, रोज ऐलान होता है। जी। वो उतरती कब है फलक पर, ये किसी ने नहीं देखा। जमीन पर कब उतरी? योजना जी। ऐलान होता है, मुख्यमंत्री जी हमारे रोज हवाई जहाज पे रहते हैं, पैदल जी। चलते नहीं है, गाड़ी से चलते नहीं है, सुबह उड़ते हैं, एक जी। जनपद में पहुंचते हैं, फिर योजनाओं का पिटारा खुलता है, अधिकारी ताली बजाते हैं, फिर वो वीडियोज भेजा जाता है ग्रुप्स में, फिर उस वीडियोज पर बड़े बड़े धुरंधर पत्रकार बैठ के बहस करते हैं। लेकिन उसके बाद भी पिछले 8 वर्ष से अनवरत चल रहा है। अब 8 वर्ष के, अब हम दिन गिन लें तो लगभग 300 ही गिन लें, 65 छुट्टी के डाल देते हैं तो 2400 दिन हो जाते हैं। हालांकि 9 वर्ष पूरी हो जाएंगी मार्च में, तो जी। 2700 दिन यानी 2500 दिन में जब करोड़ों मतलब सैकड़ों करोड़ रुपया की परियोजनाएं रोज लॉन्च हुई, तो तस्वीर तो बदली नहीं है सूबे की, तस्वीर तो बिगड़ी है। ये कौन सी योजना है? ऐसा ही चल रहा है भाई। और हमारे आखिरी मुख्यमंत्री मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश के, जो फाइलें पढ़ते थे, जिनके जमाने में सचमुच में काम हुआ, जो विकास को समझते थे, वो थे नारायण दत्त तिवारी जी। उसके बाद कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं हुआ जो नौकरशाही के अलावा खुद में योग्यता रखता हो कि फाइलें पढ़ के समझ सके गलत क्या है, सही क्या है, योजना क्या है, योजना का मतलब क्या है, और उस तरह से काम कर सके, करवा सके। अब तो सब ये हैं, सब जो आ रहे हैं राजनीति करते हैं, और कुछ उनके पेट अफसर होते हैं, उन्हीं के हाथ में सारी ताकत होती है, अरबों रुपए की चोरी होती है, और ये सब लोग अरबपति बन गए हैं, प्रदेश गरीब हो गया है,
शिक्षा का बहुत बुरा हाल है और बुरा हाल होता चला जा रहा है। सिर्फ अपराध एक शिक्षा है। सारे बच्चे आजकल गाँव वगैरह में ज्यादातर उनके सबके नायक अपराधी हैं। सब कट्टा बंदूक में घूम रहे हैं। उनके पास कोई समझ नहीं है। सावरकर, गांधी सब उनके लिए कूड़ा है और उनके जीवन में सिर्फ लक्ष्य है पैसा कमाना, वो कमा नहीं सकते। तो उनके जो जो भी नायक हैं सब अपराधी हैं। किसी के 22 केस हैं, किसी के पास कोई, सबको बाहुबली कहा जाता है। हमारा जो मीडिया जो फ्रॉड है, वो उनको जो अपनी जात का होगा तो उसको बाहुबली कहेगा, इज्जत से पेश आएगा। मुसलमान होगा, यादव होगा, गरीब होगा तो उसको माफिया कहेगा। तो ये हमारे समाज की ये सब बुराइयां हैं और ये समाज अब मतलब इसकी अब वापसी संभव नहीं है। ये बर्बाद तो हो ही चुका है और बर्बाद हर साल आप इसकी नई बर्बादी ही देख सकते हैं। तो मैं आपसे इजाजत लूंगा क्योंकि मुझे अभी सर कहीं। बस एक छोटा सा अंतिम सवाल, छोटा जी सा बस आप बता दीजिए। जो जी मीडिया का दौर रहा, जो आप मीडिया पर बार बार सवाल खड़े करते हैं और करना चाहिए, क्योंकि जितना जी गुनाह मीडिया का है उतना किसी का नहीं। अगर पहले नंबर पर दोष माना जाएगा, जब भी जी उसकी विश्लेषण होगी, जब भी उसकी थीसिस होगी, तो मीडिया का निकलेगा। लेकिन जी अभी एक दो लोग बड़े पाला बदल रहे हैं। ये गिरगिटान है। ये क्यों पाला बदल रहे हैं वो भी आपके हमारे सामने आ जाएगा। ये सब लोग, चूंकि टीवी मर रहा है, अब 2-3 साल में आप देखेंगे इसमें से 1/3 से ज्यादा टीवी चैनल बंद हो जाएंगे। जैसे अखबारों का हुआ, जब टीवी आया तो धीरे धीरे उसने अखबारों का प्रचलन बंद कर दिया। मैं जिस शहर से आता हूँ, जब 83-82 में मैं पत्रकारिता के लिए कहरा सीख रहा था, तो हमारे शहर में 40-50 हजार अखबार आते थे। सुबह हम लोग सब तो खरीद नहीं सकते थे, तो टहलते हुए चले जाते थे। तो वहाँ जो सुबह बेचने वाले होते थे उनके साथ खड़े होके वहीं अखबार पढ़ लिया करते थे, विभिन्न अखबार। तो तब 40-50 हजार अखबार वहाँ पे अड्डे पे आते थे। अब मैं एक दिन आ रहा था, तो मुझे इतने वर्ष हो गए, 40-45 साल बाहर रहते हुए, मीडिया में ही रहते हुए, तो मैंने देखा कि बहुत छोटी गड्डियां हैं, क्या है, बहुत सारे लोग उस जमाने के भी हैं, पहचान भी लेते हैं। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो पता लगा जहाँ 50 हजार अखबार बिकते थे वहां 5-7 हजार आते हैं। तो अखबार खत्म हुए। वही टीवी का हाल है। टीवी का रेवेन्यू बुरी तरह से डिजिटल सोख रहा है। 21% की ग्रोथ है डिजिटल की पिछले साल से। और टीवी में कम हो रहा है। 2.25 लाख करोड़ के आसपास जो है देश में रेवेन्यू है इस पे, जो मीडिया पे और इन सब चीज प्रचार वगैरह पे खर्च होता है। इसमें 95 लाख हजार करोड़ जो है वो चला गया है ऑलरेडी इसमें, डिजिटल में। डिजिटल में। और डिजिटल खा जाएगा। डिजिटल दो ही कंपनियां हैं, मेटा और गूगल। हमारे देश का सारा डिजिटल तो इन्हीं दोनों में है, घूम फिर के सब इन्हीं के पास है। तो मेटा और गूगल में अब हमारे रेवेन्यू का आधे से ज्यादा जा चुका है और ये हर साल और बढ़ेगा। और हर साल टीवी से घट रहा है। तो 450 टीवी चैनल न्यूज के हैं हमारे, उसमें से 4-5 छोड़ के बाकी सब घाटे में। और इनका घाटा बढ़ता जा रहा है। जिनकी आप बात कर रहे हैं उनका तो पिछले साल की बैलेंस शीट 55% नीचे गिरी है। वो तिलमिला रहे हैं। सरकारें अब मदद कर नहीं पा रही हैं। और दूसरे माध्यम में उनका उतना जोर है नहीं, डिजिटल वगैरह में उसमें बड़े कंपटीशन है। उसमें तुम्हारी तरह के भी कंपटीटर आ गए, थोड़ा थोड़ा नोच ले रहे हैं। बहुत बड़ा नहीं, लेकिन हाँ चलो थोड़ा बहुत उसमें से तुम नोच ले रहे हो। तो उससे क्या हो रहा है कि इनका मरना तय है। नई टेक्नोलॉजी हमेशा पुरानी को ऑब्सलीट कर देती है। तो इसलिए वो ये सब आप उनकी कलाबाजियां अभी देखेंगे और बहुतों की देखेंगे। अब चूंकि पूरा एक तंत्र ही मर रहा है, तो आप बहुतों को कलाबाज और क्रांतिकारी होते हुए देखेंगे। तो ये सब देखिए, यही आनंद का वक्त है। अब मुझे इजाजत दीजिए, चलिए मुझे कहीं चलिए सर, 12 बजे। आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद आपको।